असफलता व्यक्ति की जब जीवन में आती है, जब व्यक्ति आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांतों को भूलता है, ऐसी बातें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। उन्हीं की पुण्यतिथि में सत सत नमन करते हुए हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान माननीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। सांसद साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहले तो मैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को सब कुछ दिया, ऐसे महान नेता को प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सांसद साहब, आपने सांसद बनने के बाद पहली बार जब संसद में गए, आपने शपथ संस्कृत में ली। उसके बाद आप विभिन्न मंचों पर नजर आए कि जींद की जनता की आवाज़, चाहे वो सड़क मार्ग को चौड़ीकरण करने का मामला हो या दिशा की अनेकों मीटिंगों में, उन मीटिंगों में बड़ा बेबाकी से बड़ा आप सजग प्रहरी के रूप में आप नज़र आए। किस प्रकार से आप सोनीपत लोकसभा की जनता के से किए हुए वायदों को या उनके अधिकारों की रक्षा आप कर पाएंगे? देखिए, मेरा पहला कर्तव्य बनता है सोनीपत की सम्मानित सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे चुनकर भेजा, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है उनकी जो समस्याएं हैं उसको हल कराना। संसद जिस प्रकार से दिशा की मीटिंग में आप अपने स्वयं के कोटे से आप अधिकारियों को कहते हैं सरकारी बजट जब आएगा तब आएगा, तब तक जिस प्रकार से आपने बहुत अलर्ट मोड में आपने उस टाइम कहा था कि ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग कंडीशन में हो, जिसका जीता जागता उदाहरण अब दोबारा से जिस प्रकार से आगाज़ दिखाई दे रहा है कि भी दोबारा से कोरोना की आहट नज़र आ रही है, क्या एक सजग प्रहरी के रूप में आपने पहले ही उस चीज़ को आकलन कर लिया था कि ऐसी कोई आपदा, इस प्रकार से कोई बात हो सकती है, इसलिए आपने अपने स्वयं के एमपी सांसद कोटे से उस ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने के लिए मेडिकल के अधिकारियों को आपने आदेश दिए दिशा की मीटिंग में? मैंने स्वयं कहा था कि भाई अगर आपके पास बजट नहीं है तो एमपी लैंड से ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसको हमेशा चालू रखना चाहिए। जैसे पीछे कोरोना की महामारी आई थी और आगे भी रोज़ संकेत मिल रहे हैं, कोई न कोई, कल भी अखबारों में पढ़ा कि कोरोना दोबारा आ रहा है, तो उसको सचेत करने के लिए मैंने कहा था और ये कहा था कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो एमपी लैंड से मैं दे सकता हूँ, और मैंने दिशा की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा था। सांसद जी, सोनीपत लोकसभा में 672 के करीब, यदि मैं गलत ना हो तो इतने गांव हैं, तो चुनाव प्रचार से लेके और अब तक कितने गांवों को आप टच कर पाए, कितने गांवों के लोगों तक आप पहुंच पाए चुनाव के दौरान और उसके बाद धन्यवादी दौरे के दौरान? देखिए, मैं चुनाव में तकरीबन पहले अपना चुनाव लड़ा, उसमें मैं काफ़ी गांव रह गए थे, लगभग 150-200 गांव में मैं नहीं जा पाया था, और मैंने कोशिश की है आज भी सुख और दुख में जहां भी मुझे ज्ञात होता है, विवाह, शादी, मरना, जीना और कोई और समस्याएं हों, तो मैं निश्चित तौर पे उन गाँवों में जाता हूं और समस्याएं सुनता हूं। मैंने अब तय कर लिया है 2 दिन सोनीपत, 2 दिन जींद, 1 दिन गोहाना, सफीदों और जो हमारे अनेक विधानसभा क्षेत्र हैं जैसे जुलाना है, राई है, खरखोदा है, बड़ौदा है, गोहाना है, तो निरंतर मैं संपर्क में रहता हूं। और आप देखते होंगे सुबह से लेके 2 दिन मैं यहाँ था जींद में जी, और 2 दिन सोनीपत, 1 दिन चंडीगढ़, आज मैं गोहाना में हूँ 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जी। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, हमारा एक मंच है लोकसभा, मंच क्या पूरा जी हिंदुस्तान को संचाल मंदिर है लोकतंत्र का, तो वहाँ जो आवाज़ सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की होती है उसको मैं उठाने का काम करता हूँ। सांसद जी, 545 सांसद देश भर में, हरियाणा की बात 543 आपने मुझे सही किया, उसके अलावा 90 विधायक हरियाणा से, उसके बाद भी जनता मारी मारी फिरती है अपने छोटे मोटे कामों के लिए। दिक्कत कहाँ आती है? क्या अधिकारी हमारी पहुंच से बाहर है? क्या अधिकारी नियम कायदों से बंधे नहीं हुए? किस वजह से जनता परेशान है? लोग अपने कार्य को जब 5 साल उनको मिले हैं वो कर रहे हैं, फिर समस्या आपको ब्रह्मचारी हैं, आप तीसरी आंख से भी देख सकते हैं। कहाँ आपको नज़र आता है किस लेवल पे कमी है कि जनता मारी मारी फिर रही है अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा इतने सांसदों और इतने विधायकों के बावजूद भी? मेरा ये कहना है, जब जो हमारा शासन तंत्र है, अधिकारी वर्ग है, जब एक पार्टी के प्रति या एक व्यक्ति विशेष के प्रति जब वो काम करते हैं तो निश्चित जनता का भला उसमें होता नहीं है। अधिकारियों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। आज इस पार्टी का राज है, कल दूसरी पार्टी का राज है जी। पार्टी के वर्कर की तरफ अधिकारी को काम नहीं करना चाहिए जी। और मेरा आपके माध्यम से कहना
जनप्रतिनिधियों को भी अपना संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ, हरियाणा विधानसभा में भी देखा और यहाँ रोज नित्य प्रति देखते हैं, कहीं एमएलए के साथ विवाद, किसी अधिकारी के साथ विवाद। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। शुद्ध राजनीतिक तंत्र से जो लोग काम लेते हैं, अपना उनको व्यवहार और संयम रखना चाहिए। सांसद जी, आप सोनीपत लोकसभा से, आपने अभी बातों बातों में बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया कि नेता लोग अपने व्यवहार को, अपनी बातों को, अपनी शुचिता बनाए रखें। अब हम समझते हैं जींद का एक मामला था, अवैध कब्जे के मामले में जब सीएम हाउस से और डीसी साहब के आदेशानुसार उन अवैध कब्जों को हटाया गया, उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब उन लोगों के साथ खड़े हो गए। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही जनता को, क्या डिप्टी स्पीकर सही है या अधिकारी सही है, या अधिकारी गलत है या डिप्टी स्पीकर साहब गलत हैं? कौन गलत है, कौन सही है? जनता बड़ी दुखी है। किसको क्या माने, संविधान से देश चलता है या व्यक्ति विशेष या राजनेताओं से देश चलता है? देखिए, मेरा ये कहना है, विधायक जी तो स्वयं भाई सरकार का एक अंग हैं, उनको मुख्यमंत्री जी से कह देते या बड़े अधिकारियों से शासन में कह देते भाई जींद में कोई ऐसी घटना ना हो, गरीबों को उजाड़ा ना जाए। जी ठीक है, उनका मंच ऊपर है, वहाँ बोल सकते थे। जी, अधिकारी की क्या हिम्मत, जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा हटाने का। अधिकारी अपनी मर्जी से नहीं जाता कभी भी। सरकार का कोई नियम रहा होगा, सरकार का कोई आदेश रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ठीक है जी। लेकिन भाई वो तो खुद वहाँ तंत्र में बैठे हैं, वहाँ बोल देना चाहिए था भाई जींद में मेरे बगैर पूछे कुछ काम नहीं होगा, किसी को हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, गरीब को स्थान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपना रोजमर्रा के लिए अपने परिवार का पालन लालन करते हैं, उनका भी स्थान बनता, उनको कहीं उचित जगह दे देते। जी, सरकार के पास सब कुछ है, उनको कहीं और पटरी रेहड़ी जहां अगर मान लो वहाँ आवश्यकता है हटाने की, तो पहले उनका वहाँ से उचित जगह दे देते। लेकिन मेरा कहना है, ठीक है मीडा साहब ने, ठीक है भाई वो भावुकता में आए क्या आए, वो तो सरकार के अंग हैं, सरकार को बोलते, डीसी साहब को बोलते, ऊपर सचिव को बोलते, चीफ सेक्रेटरी को बोलते। जी भाई, उस अधिकारी पे कोई आदेश आया होगा तभी तो गया होगा, निश्चित तौर पे। लेकिन अपना संयम और व्यवहार ठीक रखना चाहिए। इस तरह मोराइज करने में अधिकारियों को भी थोड़ा मनोबल गिरता है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। कह देते साहब भाई ऊपर से आप बात कर लें, आप तो सक्षम अधिकार मंत्री का वो है, डिप्टी स्पीकर हैं। जी जी, वहाँ कह सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश यहाँ ना करें। जी सांसद जी, हम पिछली सरकार बीजेपी सरकार ही लगातार रही है। बीजेपी सरकार के समय में बहुत सारे फैसले लिए गए, चाहे वो 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में हो, चाहे वो 10% 10 अंक का एक मूल्य देकर बच्चों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों को लाभ देने का विषय था। लेकिन हाई कोर्ट के पैमाने पर वो खरा नहीं उतर पा रहा। हाई कोर्ट का चाबुक चलता है और वो सारे धराशायी होते नजर आते हैं। क्या आपको नजर आता है, क्या फैसले राजनेता बस वोटों की राजनीति की ले रहे हैं या वास्तव में उनका कोई बेस नहीं होता इसलिए वो धराशायी हो रहे फैसले? केवल वे जब आज की जो ये कौशल विकास पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं इस सरकार ने, उसका कोई धरातल नहीं है। आपने आज लगाया कल हटा दिया। 17-18 हज़ार रुपये में क्या एक गरीब का परिवार पल सकता है? भाई आप नौकरी निकालिए, आपके पास 2 लाख पद खाली हैं, उनको भरने का काम करें। अब कौशल विकास के लिए इतनी बेरोजगारी हरियाणा में है, शायद किसी देश में हो। आज हम नौजवानों को देखते हैं, 50-100 तो मेरे पास रोज आते हैं जी नौकरी दिलवा दो जी, लेकिन नौकरी का तंत्र आप जानते हैं कहाँ से नौकरी मिल रही है। उनको गुमराह किया जा रहा है नौजवान को। 2 साल 1 साल की वो कौशल विकास की नौकरी है, और अब तो कल कह रहे थे कि हमको हटा दिया गया। कुछ लोग आए थे जी कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके हमको हटाया जा रहा है जी। तो निश्चित तौर पे कोई न कोई स्थायी तो इसका हल देखना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और युवा नौजवान साथी खाली घूम रहे हैं। मेरा हरियाणा सरकार से आग्रह है कि भाई विशेष कोई ऐसी स्थिति बनाई जाए कि सबको रोजगार मिले जी। मैं चाहता हूं गरीब से लेके जो भी उसके अधिकारी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए जी। इतिहास गवाह है ब्रह्मचारी जी, सांसद जी, जब भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी जी के समय में घुटने टिका दिए पाकिस्तान की सेना के, घुटनों के बलों पर लाद के खड़ा कर दिया। इस बार ऑपरेशन सिंदूर भी चला। जीती हुई बाजी शायद हम हार गए या जीत गए, हम जानना चाहते हैं बतौर सांसद, आप क्या उसका वक्तव्य क्या आपका? मैं तो आपके माध्यम से सुनता हूँ, अखबारों से और मोबाइल पे जो चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटा रहा हूँगा जब इंदिरा गांधी जी ने ये युद्ध जीता। तो इंदिरा जी के बारे में
हर व्यक्ति कहता है कि ऐसी आयरन लेडी पूरे विश्व में जिसका नाम था और पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए थे। अब भी थोड़ी आस बंधी थी, लेकिन दुर्भाग्य है, कभी तो कह रहे थे हमने लाहौर तक कब्जा कर लिया, कराची तक हमारी सेना पहुंच गई है, सारे पाकिस्तान में हमारी भारतीय सेना है, लेकिन एकदम किसी विदेश से राष्ट्राध्यक्ष के कहने से एकदम युद्ध बंद हो गया। उससे हर आदमी मायूस है और इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। उनके लोग मार के भाग जाते हैं। 4-5 उग्रवादी जो आए थे अब तक ना मारे गए ना उनका कुछ पता कहाँ से आए थे कहाँ चले गए। अमेरिका जैसे कहते हैं कि अमेरिका लादेन को ले गए, आज तक बताया? आज तक ये नहीं पता लगा किस समुद्र में डाला है। जी तो मेरा तो भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, हमारी इतनी मजबूत सेनाएं हैं हिंदुस्तान की, पूरा विश्व थर्राता है जिन सेनाओं से। वो सेनापति हमारे ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हैं, इनको जो हमारे पाकिस्तान में बैठ कर के रोज़ उग्रवाद, हजारों हमारे जवान शहीद हो गए और देश के कितने नागरिक शहीद हो रोज़ मारे जाते हैं। मेरा तो कहना है जैसे अमेरिका ने लादेन पे कार्रवाई की थी, इस लादेन पे की थी ना कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई 5-7 कार्रवाई करे, उठा के समुद्र में डाल दे तो निश्चित कभी भी पाकिस्तान ऐसा मुंह नहीं उठाएगा। आज हमारे आपने सुना होगा शशि थरूर जी को, कांग्रेस के जो नेता जो एमपी विदेश में गए हैं, उन्होंने बताया इंदिरा जी ने, जवाहरलाल जी ने क्या किया था और सरदार मनमोहन सिंह जी ने। आप बॉम्बे की बात करते हैं, बॉम्बे में जब सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक भी उग्रवादी को जिंदा नहीं जाने दिया था। एक कसाब जो यहाँ रखा था कि भाई बताए क्या कारण थे, उसको भी आपने पता फांसी की सजा जी यहाँ के हमारे सम्मानित हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने दी थी। तो सरदार जी के बारे में आप कहते हैं कि भाई बहुत शरीफ प्रधानमंत्री थे, लेकिन रणनीतिकार थे और विश्व को लोहा मनाया। उनके साथ उस समय पूरा विश्व था। आज हमारे देश के साथ कितने देश हैं, आप सब स्वयं पत्रकार बंधु हैं, आप जान सकते हैं। एक रसिया को छोड़ करके या 1-2 देश को और छोड़ करके कौन हमारे साथ खड़ा है? जी सांसद जी, 30 मई को राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जी की जयंती आयोजित करिए सरकार अपने स्तर पर, वहीं वाद विवाद, बातों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा नेता लोग लांघ जाते हैं। आप क्या, आपका मैसेज रहेगा कि हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए? जब मर्यादा कोई टूटती है तो उसका विनाशकालीन रिजल्ट नज़र आता है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। जी हमने भी मर्यादा शब्द का यूज़ किया। मर्यादा मैंने पहले शब्द कहा है। राजतंत्र में, राज्य में, विधानसभाओं में विधायक किसी भी बिरादरी के हों, मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का पालन करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण को सरस्वती पुत्र कहा है और शब्दों का बोलना, चयन करना, तो उनको खुद सोचना चाहिए किस स्तर पर वो बैठे हैं और किस स्तर की बात करते हैं। जी मैं बहुत से संयमी व्यक्ति हूँ। मैंने राजनीति में शुद्धता की राजनीति की है, सुचिता, शुद्धता एक ही शब्द है, उसी की राजनीति की है। और मैं तो कह सकता हूँ भाई, बड़े लोग हैं, सोच समझ के बोले, आपस में लड़ने का काम ना करें। चाहे वो मंत्री जी हों, विधायक जी हों, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। अगर ब्राह्मण इसी तरह से प्रयोग करेगा तो निश्चित कहीं भला नहीं हो सकता। उनको अपनी शक्ति जो है, ठीक है, समाज के प्रति भावना ठीक है, परशुराम जयंती मना रहे हैं, लेकिन समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, हमारे संविधानिक पद हैं, हमको 36 बिरादरी का साथ चाहिए, 36 बिरादरी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। जहां वो बैठे हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। निश्चित भाई, आपने किया क्या है? आप बताइए, आप रोजगार दीजिए, लिस्ट बनाइए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। जी अच्छा काम करें ना। जी ये कहता है कि वो शब्द में बोल नहीं सकता प्रेस में, बोलने भी नहीं चाहिए। ठीक, क्या क्या उन्होंने किया है। जी और फिर कर रहे हैं। जी अमर्यादित शब्दों को बार बार फिर कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे नौजवान साथी ने प्रहावर, उसकी विद्यालय की, कॉलेज की, स्कूल की जगह की लड़ाई लड़ी थी। यही मंत्री थे, बड़ाई तक थक नहीं रहे थे। जी यही दोनों लोग थे, तीनों लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, ये कह रहे थे कि भाई केवल इस व्यक्ति की वजह से हमको ये जगह मिली है। आज वो व्यक्ति अगर कोई काम करता तो उसके आप पीछे पड़ जाते हो। जी सांसद जी, आप सोनीपत लोकसभा में हैं। राम राय जो है सोनीपत लोकसभा में आता है,
रामराय श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचाने का काम कर रहा है। बतौर सांसद आपका भी एक नैतिक फ़र्ज़ भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस संस्कृति और संस्कृत को बचाने वाले उस एकमात्र संस्थान की जीर्णोद्धार के लिए, उसकी उन्नति के लिए क्या कोई विज़न आपके दिमाग में है? कि बहुत उम्दा वो काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो लैब, उन्होंने कंप्यूटर लैब तैयार की है, अनेकों कोर्स, अब वो महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय से उसको मान्यता मिल गई, रोजगार परक कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। कभी आपका विजिट करने का वहाँ कार्यक्रम बनता है? देखिए, वहाँ से कोई निमंत्रण आएगा जी, या कोई मुझे बुलाएगा, नहीं भी बुलाएगा जी, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और हमेशा संस्कृत के प्रति मेरी अच्छी भावना है। जी, संस्कृत रहेगी तो हमारी संस्कृति और सनातन बचेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे वेद सुरक्षित होंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मेरा ये मानना, मैं बधाई देना चाहता हूँ संस्थान को। अगर मेरी भी कहीं आवश्यकता हो, मैं भी गिलहरी की तरह जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए करूँगा, क्योंकि संस्कृत का मैं मूल विद्यार्थी रहा हूँ। जी, अंतिम निवेदन, क्योंकि आपसे अगर उस प्रश्न को मैं ना पूछूं तो मेरी पत्रकारिता करना और आपके साथ चर्चा करना बेमानी होगा। हम देखते हैं सांसद लोग, नेता लोग अपने आप को बिजी बताते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एसी रूम में आराम प्रस्ती के जीवन में होते हैं। जनता जनार्दन वेटिंग के इंतज़ार में उनकी राह बाट जो रहे होते हैं। क्या आप उन सब से, राजनेताओं से अलग, वो जो पुराने राजनेता की परिपाटी के लोग हैं, उनसे कुछ नया आयाम स्थापित करते हुए चलने वाले सांसद के रूप में नजर आएंगे सोनीपत लोकसभा के लोगों को? आपने मुझे देखा है, ये मेरा शयन कक्ष है, आप इसमें उपस्थित हैं ना? निश्चित तौर पर। ठीक जी, नहीं तो प्रेस को लोग बाहर रखते हैं। निश्चित तौर पर। तो आपने देख लिया होगा, मिलने वाले भी यहीं हैं, नीचे हैं तो नीचे बैठे हैं और ऊपर हो तो ऊपर। जी, आप देख रहे होंगे। जी, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा तो आप यहाँ ना आए। जी, चलिए सांसद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर सांसद का महत्वपूर्ण चेहरा, जो पूरे लोकसभा के लोगों का एक आईना है, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला एक व्यक्तित्व होता है। निश्चित तौर पर हमें ऐसे सांसदों को चुनकर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भेजना चाहिए, जो आपकी आवाज़ को बुलंद करें, जो आपके अधिकारों के लिए अडिग रहें, जो लड़ते रहें। जुझारू सांसद आप सबके बीच में मौजूद हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन, किसी अन्य मौके पर किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।